सो देखो, रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, ये हमेशा ये 4 स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। नेचुरली शुरुआत में आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेचुरल है कि प्रैक्टिस के बाद समय कम लगता है। सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसका डिमांड तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राइट। वो सबसे पहली चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेस्ट 1 का ही एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, क्योंकि टेस्ट 1 की कॉपी और आपने भी लिख रखी है। वैसे आपने नहीं दिया है, अच्छा दे देना यार, वो जरूरी है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज प्रॉपरली the absence of opposition to external impediments। चलो ठीक है, ये हॉब्स ने बोल रखा है। तो सपोज करो यू रीड दिस क्वेश्चन, अब इसका डिमांड क्या है। पहली बात आती है, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप कैसे इसका जवाब लिखोगे। जो असल खेल हुआ है, जो सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ने किया है, इनफैक्ट आई कैन से कि सारे ने किया है, कि आपने बिना क्वेश्चन को समझे क्या किया है कि अपने नोट्स में शुरुआत से लेकर के हॉब्स के टाइम में स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था, उसके कारण उसने एब्सोल्यूट स्टेट दिया है, बस। क्वेश्चन उससे नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डेफिनेटली हॉब्स के ही किसी थियरी से है, बट हॉब्स का कौन सा थियरी से है और उससे कैसे लिंक करना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, क्वेश्चन को बस हमें समझना है और उसके बाद इट इज यू हु कैन डू इट। लिबर्टी और फ्रीडम, सबसे पहले बात क्या कर रहा है कि लिबर्टी या फ्रीडम की बात हॉब्स कर रहा है, बट व्हेन वी आर लुकिंग एट हॉब्स, हॉब्स ने क्या किया, एक एब्सोल्यूट स्टेट दिया है, ठीक है। और हमारे मुताबिक जो एब्सोल्यूट स्टेट होता है वो आपके फ्रीडम को कर्ब करता है, ना कि इंक्रीज करता है। हाँ बैठो, हाँ आपका नाम क्या है। अच्छा, आपकी कॉपी तो वहां पे पड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे बोलना कि हाँ अभी आप अपनी कॉपी लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो लिबर्टी या फ्रीडम, ठीक है, signifies properly the absence of opposition to external impediment। absence of opposition to external impediment मतलब absence of impediment is liberty, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है, हॉब्स क्या कह रहा है, हॉब्स कह रहा है कि मैं लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। एक तरीके से वही लग रहा है ना, क्योंकि अदरवाइज अगर हॉब्स लिबर्टी को अपोज करता तो वो लिबर्टी के बारे में स्टेटमेंट क्यों देता, राइट। तो अब आता है कि जब हॉब्स ने एक ऐसा स्टेट क्रिएट कर दिया है जो कि एब्सोल्यूट है, जो आपको टोटली कंट्रोल कर रहा है, तो किस बेसिस पर हॉब्स कह रहा है कि मैं लिबर्टी को सपोर्ट करता हूं। नेचुरल सा क्वेश्चन है कि आपने एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट कर दिया और आप कह रहे हो कि मैं लिबर्टी को सपोर्ट भी करता हूं। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, अपनी कॉपी से भी स्टेटमेंट देख के क्या कह रहा है, हॉब्स कह रहा है कि मैं लिबर्टी को सपोर्ट करता हूं, राइट। तो अब बताओ कि हॉब्स के सिनेरियो में ऐसा कैसे हो सकता है, हॉब्स कैसे आर्ग्यू कर सकता है कि मैं लिबर्टी को सपोर्ट करता हूं। सबके आंसर में लिखा हुआ है, एक सिक आदमी है, वाटर इन अ बॉटल है, वाटर जा सकता है, सिक आदमी नहीं जा सकता है, दैट इज कैपेसिटी, दिस इज लिबर्टी। सब में सेम कहानी है, बट आपने डिमांड को नहीं समझा है। बस यहां पे ये समझ बता दो, हॉब्स कैसे बोल सकता है कि आई सपोर्ट लिबर्टी। सवाल सिर्फ उतना है।
तो देखो, जब हॉब्स कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू एक्सटर्नल इंपेडिमेंट, तो हॉब्स देखो, हॉब्स जो बात कर रहा है, हॉब्स ये बात कर रहा है कि जब स्टेट ऑफ नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर में ठीक है ह्यूमन के पास नेचुरल राइट्स तो थे, लेकिन इंपेडिमेंट कितने ज्यादा थे। कोई भी दूसरा आदमी आपके लिबर्टी के लिए थ्रेट था, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास सिर्फ एपेटाइट है, ठीक है। तो उस एपेटाइट के कारण जब वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, तो कैन यू से यू एंजॉयड लिबर्टी इन दैट सिनेरियो। तो वही कह रहा है कि असल में जो इंपेडिमेंट्स थे वो इंपेडिमेंट्स थे स्टेट ऑफ नेचर में। एक बार मैंने स्टेट क्रिएट कर दिया तो वो इंपेडिमेंट्स खत्म हो गए, क्योंकि यस, तो वही कह रहा है कि स्टेट के कारण तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है। सो यही रीजन है कि हम कहते हैं कि हॉब्स सपोर्ट्स नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि वो कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है, वो बस कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में आपके सामने प्रॉब्लम्स या दिक्कतें थी, देखो वो स्टेट के कारण सॉल्व हो गया ना। मतलब क्रिएशन ऑफ स्टेट या एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट के कारण आप लिबर्टी एंजॉय कर पा रहे हो। सवाल ये है, तो आप ये बताओगे कि हॉब्स कैसे बताता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में इंसान लिबर्टी नहीं एंजॉय कर पा रहा था, क्योंकि इट वाज अ सिनेरियो ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो एक बार जब स्टेट क्रिएट हो गया, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन हो गया, कोई किसी का मतलब कि लाइफ में थ्रेटन नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग जो है वो एंजॉय करता है लिबर्टी अंडर द स्टेट। इसीलिए हॉब्स जो है वो नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्टर है। नीचे जाकर हम इसे क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म में हम लॉक को ला सकते हैं, क्योंकि लॉक के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है, क्योंकि वो नेचुरल राइट को सपोर्ट करता है। दूसरा हम क्रिटिसाइज मैकफर्सन से कर सकते हैं, टीएच ग्रीन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी कैपेसिटी की बात कर रहा है उससे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, जब मैंने बोला ना कि सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपने ये नहीं समझा, मैं देखो बॉटल, मैंने कितनी बार कहा है कि आपके नोट्स में जो आपको लिखाया गया है वो आपके समझने के लिए लिखाया गया है। उसको अगर कॉपी करोगे, क्योंकि आपकी कॉपी में आपको स्पेस बहुत लिमिट मिलता है, 2 से 3 पन्ने का स्पेस मिलता है। अगर आप ये कहानी लिखोगे तो कंटेंट कब डालोगे। यही रीजन है कि आपको बॉटल वाले की जरूरत है। अगर लिबर्टी कैपेसिटी के बीच का डिबेट रहता तब, और बॉटल वगैरह का एग्जांपल का हकीकत में कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत है कि अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वो थोड़ी सी समझ है और कुछ नहीं है। अब बताओ, अब इस सवाल में कोई दिक्कत है? तो मैं वही कहता हूं कि एक बार सवाल समझ लो। या फिर दूसरा वाला जो है मैकफर्सन ने जो लॉक के बारे में बोल रखा है कि लॉक का जो थियरी ऑफ डेमोक्रेसी है, इट इज हार्ड टू कॉल इट एज एन अनक्वालिफाइड थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पिछले क्लास में मैंने किया था, आप थी ना, तो मैंने कर रखा है, वो भी देख लेना। सवाल डायरेक्ट सवाल है उसका आप समझ जा रहे हो, लेकिन इस तरह का अगर इनडायरेक्ट आता है तो प्लीज पहले क्वेश्चन को समझो, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, चूंकि आपके पास चॉइस होता है, डू नॉट अटेम्प्ट सच अ क्वेश्चन। हम्म, ठीक। देखो बात है, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये थोड़ा ना है कि मैं आपको कंफर्टेबली दे दूं कि आप आंसर लिख लिख करके नंबर ले आओ। मेरा काम है आपको उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए भी तैयार करना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रहे, इसी में देख लो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे कुछ इनडायरेक्ट थे, वो तो नॉर्मल सी चीज है। नहीं तो मुझे अगर आपको खुश करना होता मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। आप भी खुश कि चलो मैंने सारे आंसर लिख लिए, बट दैट इज नॉट माई पर्पस, ठीक है। ये हो गया पहली चीज, डिमांड आपको समझना है। उसके लिए क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो। इसलिए डिमांड समझना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अगर आप समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जो सेकंड आता है, सेकंड आता है वो है स्ट्रक्चरिंग।
बॉटल वाले भी हम इससे जोड़ सकते हैं, मतलब स्टेट वाला जो अगर आपके पास जगह है ऐड करो। ये डिपेंड करता है ना आपके पास स्पेस की अवेलेबिलिटी कितना है, आपके पास एग्जाम्पल के लिए समय है या फिर आर्ग्यूमेंट के लिए, एग्जाम्पल के लिए जगह या आर्ग्यूमेंट के लिए जगह है। लिखने को तो लगेगा ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं, आप ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉटल और सिक पर्सन वाला एग्जाम्पल दोगे तो वो कम से कम 2 पैराग्राफ लेगा। एक एक ही है, वो बॉटल वाला 6% वाला छोड़ दे तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ 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 तो पूरा इसे रिलेट कर सकते हाँ, डिपेंड करता, मतलब अगेन मैं बोल रहा हूं हर किसी का लिखने का तरीका अलग होता है। कुछ जो है वो कम में ज्यादा, कम शब्द में ज्यादा कह जाते हैं, उनके पास समय स्पेस ज्यादा रहेगा। कुछ लोगों को सेम चीज कहने के लिए एक एक पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, उनके पास स्पेस कम रहेगा। तो ये सीधे का सीधा खेल है, अगेन इट डिपेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूं हर एक इंसान का अलग तरीके का रहता है। हाँ, सबसे पहले देखो इंट्रो जब ये है, जब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक तो हॉब्स का ही स्टेटमेंट है, तो एक तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कंटेक्स्ट क्या है। इन द गिवन स्टेटमेंट Hobbes has justified his Hobbes has supported negative theory of liberty, ठीक ना, या theory of negative liberty, and has argued that state ensures liberty या creation of state या creation of commonwealth ensures or enables liberty of individuals। तो मैंने क्या कहा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या है वो मैंने इंट्रोडक्शन में समझा लिया, बाकी उसी को एक्सपेंड। हकीकत में यही होता है, इंट्रोड्यूस कर दिया और उसी को नीचे में एक्सपेंड करते रह गए। ठीक है, आप पास में रहते हो ना, तो ठीक है, आपका टेस्ट का आज क्लास के बाद इनका मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये रोहिणी रहते हैं। आपका मैं बाद में, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वी विल हैव दैट 1-to-1 डिस्कशन, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरिंग। आपने सबसे पहले समझ लिया डिमांड, फिर आ गया स्ट्रक्चरिंग। तो स्ट्रक्चरिंग हमेशा कैसे चलता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो जैसे देखो पिछले, अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन पहले वाला, तो सबसे पहले थीसिस क्या था कि हॉब्स जो है वो कह रहा है, हॉब्स नेगेटिव लिबर्टी, और वो कह रहा है कि स्टेट के क्रिएशन से जो है वो आपका लिबर्टी इंक्रीज होता है, राइट। तो यही हमारा थीसिस है ना। तो जो भी थीसिस रहेगा नेचुरली वो सेंट्रल डिमांड है, तो हम उस पर ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, फिर एंटीथीसिस में क्या करेंगे, इसी आइडिया को हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो उसी क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग मैंने कहा आप लॉक को यूज कर सकते हो, किसी ने कहा मैं मैकफर्सन को यूज करूं, किसी ने कहा मैं सेन को यूज करूं। तो लेकिन अब क्रिटिसिज्म का मतलब यह नहीं कि आप एक पन्ने तक क्रिटिसिज्म लिख रहे हो, 2 पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद आता है कि दोनों आर्ग्यूमेंट के बाद हम उसे कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। कंक्लूजन या कंक्लूजन के पहले वाला पैराग्राफ आ जाता है आपका सिंथेसिस, जिसे हम कह सकते हैं कि ऊपर मैंने सारा डिबेट निकाल दिया, अब उस डिबेट का सार क्या है, व्हाट इज द क्रक्स फॉर मी। उस क्रक्स में हम किसी की साइड ले सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेक्स्ट या रेलेवेंस या रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसके लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका, और देखो स्ट्रक्चरिंग कई बार होता है कि अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं बहुत ही जेनरिक तरीका बता रहा हूं। सपोज करो क्वेश्चन इटसेल्फ हैज गॉट 2 पार्ट्स, तो वहां हमारा ये तरीका बदल जाएगा, बट ये मिनिमम है, ये बेसिक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका कंटेंट। लेकिन सबसे पहले ये है, सपोज करो आप डिमांड समझ रहे हो, सपोज करो आपको स्ट्रक्चरिंग का ही पता है, बट इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड योर नोट्स, कंटेंट आपके पास कहां से आएगा। तो ये है तो थर्ड पार्ट, मतलब क्रोनोलॉजिकली आंसर लिखने में
ये थर्ड है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहां आपको क्या करना है कंटेंट में, आपको अपने नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। अगर आपको वर्बेटिम याद करना है तो सिर्फ अगर किसी थिंकर ने कुछ बोल रखा है तो उसका स्टेटमेंट याद करना है। जैसे लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, ये एरिस्टोटल का मैं याद करूंगा। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये मैं प्लेटो का याद करूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो है कंटेंट में क्या होगा, आपके नोट्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आती है, कॉपी नहीं। क्योंकि देखो आपका नोट्स कोई भी टॉपिक आपका होगा वो 10 पन्ने 12 पन्ने 14 पन्ने का होगा, पूरे का पूरा कैसा लिख सकते हो, आपके पास स्पेस लिमिटेड है। और जो आपके पास कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग भी है वो डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है। व्हेन वी आर लुकिंग एट हॉब्स, हॉब्स में कई सारी चीजें हैं। एक आइडिया है स्टेट ऑफ नेचर, दूसरा है एब्सोल्यूट स्टेट, ठीक है, तीसरा है लीगल थियरी ऑफ राइट्स, चौथा है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस एस्पेक्ट पर है। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी आप लोग को बता दिया जाता है कि देखो हॉब्स पर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद ये सारे का सारा लिख करके लास्ट में कंक्लूड कर दो। वो नहीं करना है, वो नहीं चलेगा। फिर बोलोगे नंबर 220 225 तक आके रुक रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों से आपने अपने आसपास भी पूछोगे ना तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, हर किसी की शिकायत यही है कि यार 225 230 235 से नंबर नहीं बढ़ रहा है। और अभी मैं किसी की कॉपी चेक करता, शी वॉज टिल लास्ट टाइम, उन्होंने इंटरव्यू दिया था एंथ्रो से, शी मेट मी, PSIR पे शिफ्ट किया और अभी उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरी ऑफ IR पे आंसर लिखा है। इतने सुंदर आंसर्स लिखे हैं पूछो मत। रीजन भी उन्होंने बस चीजों को समझा और अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, क्वेश्चन के डिमांड को समझते। ये पेपर मुश्किल नहीं है, अगर आपने समझ लिया और अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है देन आई एम देयर। ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये इशू समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है, अदरवाइज कितना रटोगे यार। GS में इतना रटना है, ऑप्शनल में इतना रटना है, कितना रटोगे, इसकी भी तो लिमिटेड कैपेसिटी है ना। इसलिए हमेशा ध्यान अंडरस्टैंडिंग पर रखना है। और वैसे अब क्वेश्चन भी वैसे ही आ रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिमांड है उसी के मुताबिक मैं अपने नोट्स का कंटेंट उठाऊंगा, दैट टू इन माय ओन लैंग्वेज, एक्सेप्ट फॉर जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, स्पेसिफिक थियरीज हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ मैं अपने लैंग्वेज में लिखूंगा। क्योंकि देखो यार, अगर आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, बीच का एक या दो शब्द मिस हो गया, उसके बाद वो चेन ही ब्रेक हो गया, तो आगे लिखोगे क्या। अगर खुद का समझा हुआ है, यू विल बी इन अ फार बेटर पोजिशन टू राइट इट, और उसमें आपका एक नेचुरल दिखेगा, उसमें आपका एक नेचुरल फ्लो आ जाएगा। ऐसे नहीं तो दिखेगा कि ठीक है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा टाइप हिसाब हो जाता है, थोड़ा ये उठाकर ये डाल दिया, वो उठाकर वो डाल दिया। इसलिए, और ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अक्रॉस द आंसर राइटिंग, वेदर यू आर राइटिंग अबाउट GS और अबाउट ऑप्शनल। ठीक है, अब आता है चौथा पार्ट, जो आता है आपका प्रेजेंटेशन का। तो और प्रेजेंटेशन हो गया, मामला सेट है। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, तो देखो प्रेजेंटेशन में मैं पहला बोल दे रहा हूं पैराग्राफ प्लस पॉइंट। किसी ने ऐसा नहीं बोल रखा है कि आप सिर्फ पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट मत डालो, लेकिन हां सिर्फ पॉइंट वाइज नहीं चलना है। ठीक है, अगर आपसे फीचर्स पूछ रहा है, 1 2 3 4 मैंने डाल दिए। ठीक है, दूसरा क्या है, जो आपके पैराग्राफ होने चाहिए वो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ।
आप लोग इतने लंबे लंबे पैराग्राफ बना देते हो, कौन पढ़ेगा उतना लंबा पैराग्राफ? और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। छोटे छोटे पैराग्राफ, क्योंकि एक पैराग्राफ का मतलब एक मुद्दा कंसिडर किया जाता है। वन इशू यू आर डिस्कसिंग इन वन पैराग्राफ। तो कोई भी देखेगा अच्छा अगला क्या इशू है, अच्छा अगला क्या इशू है। कोशिश करो कि पैराग्राफ को मिडल ऑफ द पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हो तो सपोज करो ऊपर वाला लास्ट तक खत्म हुआ और अगले पैराग्राफ को आपने बिल्कुल स्टार्ट से कर दिया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये अगला पैराग्राफ या फिर कंटिन्यूएशन है। इसीलिए जरूरी है पैराग्राफ्स के बीच में ठीक ठाक वाला स्पेस दो, आपकी कॉपी भी साफ साफ दिखती है। ठीक है, अगली चीज क्या है? गो फॉर सब हेडिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपने सब हेडिंग दे दिया, एग्जामिनर के लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई। आपको क्या लगता है एग्जामिनर वहां आपकी कॉपी पर 1 घंटे 2 घंटे देगा? नहीं देता है। यहां जैसा थोड़े ना कि आप उसके सामने जाकर के बैठ गए कि ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ। एग्जाम में कैसे होता था आपका 10th 11th 12th ग्रेजुएशन में? ठीक है भैया, टिक टिक करके नंबर बिठा दिया, बात खत्म हो गई। तो जब वो इतने ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसे दिखाना कि देखो मैंने ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। आपने सब हेडिंग दिया, उसका पहला ध्यान जाएगा सब हेडिंग के ऊपर कि अच्छा इसमें क्या मुद्दा डिस्कस हुआ, क्या मुद्दा डिस्कस हुआ है। सब हेडिंग से फायदा क्या हो गया? आपको कनेक्टिंग पैराग्राफ्स इतने बड़े बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आंसर को तोड़ दिया, अलग अलग इश्यूज को डिस्कस कर दिया, कंक्लूड कर दिया, मामला खत्म हुआ। और बाकी जो कहते हैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना वगैरह, वो तो बिल्कुल, वो तो बेसिक है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन में ये बेयर मिनिमम है जो आपको करना है। ठीक है, ये बेयर मिनिमम। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल डायग्राम दो, कौन मना कर रहा है? दो। आप दिखाओगे कि ठीक है भैया ये तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये तुम्हारा सिविल सोसाइटी हो गया, ये तुम्हारा स्टेट हो गया, इसे करके दिखा दो। इंटीग्रल स्टेट, ये स्टेट हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, ये इकोनॉमी हो गया। करो, कौन मना आपको कर रहा है? जहां पे जैसे वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, नहीं डालोगे? सिस्टम्स थियरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी है, नहीं डालेंगे? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। प्रैक्टिस। बिल्कुल, देखो ये इसका कोई कोर्स नहीं चलता ना, आप खुद देखो। असल में क्या होता है, हम जितना कम पढ़े और कम समझे होते हैं, हम चीजों को उतना ज्यादा फैला कर लिखते हैं। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाती है तो अपने आप चीजें कम में, क्योंकि अब आपकी समझ अच्छी हो गई है तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। अपने लैंग्वेज में लिखोगे, अपने आप चीजें छोटी हो जाएंगी। कोई समस्या नहीं है। हाँ, लियो स्ट्रॉस ने बोल रखा उसे डेविल्स डिसाइपल डेस्पॉट्स ट्यूटर। करके नाम याद नहीं आते भाई। अरे प्रभु, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बात बताओ, जब 11th 12th में क्या साइंस था? केमिस्ट्री की चीजें याद होती थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे याद किया? फेल तो नहीं हुए ना? बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े कैसे पास हुए? जिनका बायो था उनसे मैं पूछना चाहता हूं, प्लांट और एनिमल वगैरह का नाम कैसे याद हुआ? यहां कोई नया चीज थोड़े ना है यार। बोर्ड पर लिख करके नाम चिपको, दीवार पर लिख करके नाम चिपकाओ, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, अपने अपने आप आपको याद हो जाएगा। टाइम लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप लगातार लिखोगे नेचुरल है, याद होगा। फोन नंबर क्या, फोन नंबर तो 10 लोगों का याद होगा, नाम तो फोन नंबर से ज्यादा बोरिंग नहीं है ना। टोटल 10 डिजिट्स हैं, उसी में से आगे पीछे, लेकिन पूछो ईमानदारी से, मेरे को फोन नंबर नहीं याद रहते, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते। इसलिए अगर किसी से दोबारा नाम पूछूं तो बुरा मत मानना, मैं एडवांस में बोल दे रहा हूं। हाँ बोलो। तो भैया तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पर लिखना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
सर और एक चीज आप रिक्वेस्ट की कि सर कोई अच्छा मॉडल आंसर आपको अच्छा लगे किसी का, तो वो निकाल दीजिए। अरे ठीक है, कोई भी ऐसी कॉपी रहेगी ना मैं डालूंगा, लेकिन पता है गड़बड़ी क्या है उसमें, अगर कुछ गलत चीजें, आप गलत चीजें भी अगर सीख लिए तो गड़बड़ी वही है ना। जैसे आपने उनका बोला एंट्रो वाले, हाँ ना, हाँ ठीक, लेकिन वो वैसे तो वो इस बार मेंस लिख रही हैं, लेकिन उसका थोड़ा ऊपर ये का चला जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं डालूंगा, मैं डाल दूंगा। हाँ ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ नहीं, वो अच्छा किया, उनकी कॉपी ना मैं, इनफैक्ट एक फाउंडेशन की स्टूडेंट है, उसने जैसे आंसर्स लिखे, और यकीन मानो मेरे फाउंडेशन के क्वेश्चन में आसान वाले नहीं देता हूं, मैं उसकी कॉपी डालूंगा। फाउंडेशन वाले जो है ना, एक स्टूडेंट है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि फाउंडेशन के स्टूडेंट जब वैसे आंसर लिखते हैं ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है। और ये मेरे फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ नोट्स भी बन जाए, समझ भी आ जाए, और आपकी आंसर राइटिंग भी पक्की हो जाए। ऐसा नहीं, वो सर पता ही नहीं, आप भी लिख रहे हैं तब पता लग रहा है कि अरे बात वही होती है, क्योंकि देखो असल में क्या होता है ना, शुरुआत में तो आप मजाक मस्ती में रहते हो, लगता है कि उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, लेकिन उसने जो पापड़ बेले, उसके चक्कर में होता है पूरा, वो उसको पीएचडी टाइप का करने के चक्कर में, हाँ पढ़ने के चक्कर पूरा ही तो वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए देखो आंसर राइटिंग तो मैं हमेशा से कहता हूं, आंसर ये एग्जाम पढ़ने का नहीं लिखने का है। स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर किताब कौन कौन, फाउंडेशन के शुरुआत में ही मैंने कहा कि सिर्फ एक किताब, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और लक्ष्मीकांत एनीवे यू विल बी रीडिंग फॉर जीएस2। क्योंकि क्यों पढ़ना है कोई और किताब? इफ आई एम हियर, इन्होंने कहा इनके पास क्रिटिक नहीं है, बताओ, क्योंकि सिर्फ 2 क्रिटिक जानने के लिए मैं कह दूं कि आप 300 पन्ने की किताब पढ़ जाओ, ये कहां की समझदारी है? सीधी सी बात है याद ही बस। और जब 2 क्रिटिक के लिए 300 पन्ने की किताब पढ़ोगे, तो पीएसआईआर में तो भैया 9 थिंकर इधर 8 थिंकर उधर, उसके अलावा आइडियोलॉजीज। नहीं करी, याद है वही बात है नाम तो भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो खैर ये सब हमें करना है, ठीक है ना। और मैंने ये जो बताया ये बेयर मिनिमम है, इसे आप अपने आंसर में प्रैक्टिस करना ही कर। लास्ट टाइम मुझसे शायद आपने, किसी ने पूछा था, वो जो जूम पे चल रहा था, कि अगर सही लग रहा है कि आंसर गलत है तो क्या करें? मत जमा कर, खुद से सही आंसर लिखो, उसके बाद जमा कर, क्योंकि जब आप खुद गलतियां निकाल सकते हो तो मेरी क्या जरूरत है उस सब जगह पे। देखो मेरा फंडा यार, मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, ज्यादा जोड़ घटाव नहीं, क्योंकि जब आपको खुद पता है कि ये गलत है, क्यों आना मेरे पास? मेरे पास तब आओ जब आपको लगे कि और क्या करें, देन यू कम टू मी। जिस चीज को आप खुद से समझ सकते हो, उस चीज के लिए मेरे पास क्यों आने की जरूरत है? फंडा बिल्कुल मेरा साफ है, ठीक है। तो ये बेसिक और बेयर मिनिमम है आंसर राइटिंग के लिए। आप अपने आंसर राइटिंग, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो, इन सारे स्टेप्स पर काम करो, नेचुरली इंप्रूव होगा। देखो शुरुआत के आंसर में गड़बड़ी होगी, अगले में फिर भी गड़बड़ी होगी, अगले में फिर भी गड़बड़ी होगी, बट तीसरे चौथे पांचवें बार से अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। और मैंने इंप्रूवमेंट होते देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। फाउंडेशन के स्टूडेंट में मैंने, क्योंकि फाउंडेशन का एक स्टूडेंट, उसने भी कहानी लिख रखी थी, वो ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैंने जूम पर लेकर के उसे तगड़ा वाला डांटा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। अब उसका जो अगला टेस्ट आया, अगले टेस्ट में सब प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का, चीजें भी उसने कंट्रोल में लिख रखी हैं। तो ये भी देखो, डिस्कशन के टाइम पे हो सकता है मेरी बातों से लगे कि मैं डांट रहा हूं, मेरे बोलने का वो तरीका रहता है।